नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सांसों पर ध्यान, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांसों पर ध्यान लगाएं। थोड़ा सा अंतर्मुख होकर सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते, ज्ञात और अज्ञात सभी नेक रूहों को याद करते हुए, हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप और हमें जो जो छोड़ छोड़ के गए हैं, हमसे दूर गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे सभी का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, और माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी को सलूट करते हुए, संत महात्माओं को स्मरण करते हुए, सैल्यूट करते हुए, ज्ञात और अज्ञात उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए जिन्होंने मानव जाति के हित में काम किया, मानवोत्तर प्राणियों के हित में काम किया, ऐसे सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को नमन करते हुए, आचार्य श्री को नमन करते हुए, पहले प्राणायाम का अभ्यास, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरें और वापस से छोड़ें। लंबा गहरा सांस भरें, दीर्घ श्वसन करें। चंदनवार जी, सूर्यवंशी जी और डॉक्टर हमारे ताई चिन्नावर ताई, रंगराव साळुंके जी, दीपक डामले जी, इन सभी का इस सत्र में स्वागत। बधानी जी, बालाजी, पांडागड़े जी, इन सभी का इस सत्र में स्वागत। दीर्घ श्वसन करें, लंबा सांस भरें और वापस से छोड़ें। एकदम से स्थिर बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, दीर्घ श्वसन करें 3 से 5 मिनट, लंबा गहरा सांस भरें, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में इनटेक कर पाएंगे। ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम ज़्यादा इनटेक करते हैं तो हर सेल्स तरोताज़ा होता है, हर सेल्स को ऊर्जा मिलती है। इसके वजह से रोगों से लड़ने की ताकत और शक्ति हमारी बढ़ती है। प्राणायामों के अभ्यास से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो दीर्घ श्वसन करें। पहला प्राणायाम भरें। चंद्रकांत राव निम्मानीवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। दीर्घ श्वसन करें, लंबा गहरा सांस भरें। अखिलेश चंद्र जी, आपका भी इस सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओम। पहले प्राणायाम का अभ्यास है दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, जिसको भस्त्रिका कहते हैं। 3 से 5 मिनट का अभ्यास करें इसका, दीर्घ श्वसन का। इन सांसों के साथ लयबद्ध हो जाएं, एक रूप हो जाएं, उसमें खो जाएं, मदमस्त हो जाएं। प्राणायाम का अभ्यास करते करते उसमें खो जाना, मदमस्त हो जाना, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए अवश्य शून्य प्रहर आएगा, जिसको हम तूर्य अवस्था कहते हैं, समाधिस्थ अवस्था कहते हैं, तंद्री कहते हैं, अनकॉन्शियस कहते हैं। इतने डूब जाना प्राणायाम के अभ्यास में।
लंबा गहरा सांस, दीर्घ श्वसन। पहले प्राणायाम के अभ्यास के बाद थोड़े से आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। हमारे बालाजी भैया का एक प्रश्न, उसको भी देखते हैं। कपालभाति का अभ्यास करो आप। बालाजी भैया का ये प्रश्न है कि पाइल्स, इसको बहुत दिनों तक कंटिन्यू डाइजेशंस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अर्श या पाइल्स, जिसको हम कहते हैं मूढ़व्याध जिसको कहते हैं, कि डाइजेशन ठीक से नहीं होता है और ऐसे सालों से चलता है, तो तब जाकर ये तकलीफ़ शुरू होती है। डाइजेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, हमारा फूड, हमारा व्यवहार, हमारी नींद, दिन भर का जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। पेट साफ ना होने के मुख्य खाद्य हैं, और उसके बाद में दिन भर का हमारा जो भी जैसा भी शेड्यूल होता है, अगर वो ठीक से ना रहे, या समय पे ना सोया जाए, कम सोया जाए, या ठीक से नींद नहीं लगती है, तो तब जाके डाइजेशन के प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं। कपालभाति आप लोग करते रहो। तो ऐसे अनेक कारणों से पाइल्स की तकलीफ शुरू होती है, या भगंदर होता है, मूढ़व्याध। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना है। जिनको हो चुका है, ऐसे लोग बेकरी से बने हुए सभी प्रोडक्ट्स को छोड़ना होता है। मैदे से बनती जो चीज़ें हैं उसको छोड़ देना होता है। जो आसानी से पचता है, जो आसानी से खाने के बाद पच जाता है, ऐसे चीज़ों को ही ग्रहण किया जाए। और गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, तो जितने भी गरम मसाले में पदार्थ मोड़ते हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल सॉफ्ट खाया जाए। मिरची का यानी तिखट कमी घ्यायला पाहिजे, मिर्ची का वापर कम होना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। जिनको पाइल्स हो चुका है, जिनको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों के लिए ठंडा पानी जहर होता है। फ्रिज का पानी बंद कर दें, सादा पानी लें। उसमें भी अगर गुनगुना पानी दिन भर में लेते हो तो पेट साफ होने में मदद मिलेगी, और धीमे धीमे पाइल्स की शिकायत कम हो जाएगी। तो इन पथ्यों के साथ प्राणायामों के अभ्यास में कपालभाति का प्राणायाम ज़्यादा करें, बाह्य प्राणायाम करें। और एक मुद्रा आती है, जिनको पाइल्स हो चुका है, ऐसे बाकी के लोग भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, जिससे ताकत, शक्ति, एनर्जी क्रिएट होती है, और वहाँ का हिस्सा फ्लेक्सिबल होकर मजबूत होता है। ये होती है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी घोड़ा, घोड़ा लीद डालते समय जैसे खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, ऐसे ही हमारे गुरुद्वार को हम ऊपर की ओर उठाना छोड़ देना, अंदर की ओर खींचना छोड़ देना, अंदर की ओर खींचना छोड़ देना। ये अश्विनी मुद्रा का प्रकार दिन में से 3 से 4 बार करें। जब भी करें 10-20 बार करें, जिससे वहाँ का जो हिस्सा है हमारा वो फ्लेक्सिबल, और वहाँ के रोग मिटने में मदद मिलती है। बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करें, कपालभाति का प्रयोग ज़्यादा करें, और जितने भी गर्म चीज़ें होती हैं और जो सहज नहीं पचती, ऐसे चीज़ों को खाना बंद करें। और विशेष तौर पे जो नॉनवेज खाते हैं, ऐसे लोग नॉनवेज बंद कर दें, भाजी पाला खाएं। और भाजी पाला जो खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, वो तेज़ ना खाएं, ज़्यादा मिर्च ना डालें, लहसुन का प्रयोग कम होना चाहिए। ऐसे कई चीज़ों को छोड़ दें, और पूरी तरह अच्छे होने के बाद में आपको जो नॉर्मल डाइट लेना चाहते हो, कभी कभी लेना चाहते हो, ले सकते हैं। तो एक बार शुरू होने के बाद में ये रोग बार बार वापस आ सकता है। इसलिए पथ्य है। और स्वामी जी की कुछ दवाएं भी इसमें बहुत अच्छी मिलती है, जिसमें एवेरेस्ट एक लिक्विड आता है, वो आप ले सकते हो। अर्शकल्पटी एक गोली आती है, वो ले सकते हो। और जब भी आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लेते हो, आयुर्वेद को लेते हो, तो 90 डेज़ की संकल होती है।
आपका रोग अगर ठीक हो गया, ऐसे लगता है कि महीना भर दवाई खाते खाते आपका रोग ठीक हो गया, तो महीने भर में उस दवाई को बंद मत करो, 3 महीने कंटिन्यू लिया करो। आयुर्वेदिक की कोई भी दवाई आप जब भी लेते हो, कम से कम 90 डेज का संकल्प ज़रूर पूरा करो, यानी 90 दिन ज़रूर लिया करो। नागनाथ जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। अर्श जो है यानी मूढ़व्याध जो है, ये बहुत त्रासदायक होता है। अब जिनको सिर्फ मूल आते हैं उसमें, या फिर जब भी आप जाओगे पेट साफ करने के लिए, तब जब ब्लडिंग होती है और वो ब्लडिंग अगर आपकी ज़्यादा हो रही है, तो उसको तुरंत रोकने के लिए कुछ उपाय होते हैं। जिनकी ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे लोग ब्लडिंग बंद करने के लिए 3 दिन प्रयोग करें। सिर्फ 3 दिन प्रयोग ये करें कि 1 कप में दूध लें, गरम करके ठंडा किया हुआ हमारा गाय का दूध, पैकेट का दूध ना यूज़ करें। जहाँ भी आपको लगता है कि ये गाय का दूध है, वो दूध लेकर आएँ। 1 कप दूध होगा और आधा नींबू कट करें और इसको किसी 1 कप में निचोड़ लें, अपने सामने ही उसको आपस में डाल लें। अफजल जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। तो उस आधे नींबू को उस दूध में डाल लें और तुरंत पी लें। ऐसे 3 दिन प्रयोग करें तो आपकी जो ब्लडिंग हो रही है वो 100% कम हो जाएगी। 3 दिन से ज़्यादा प्रयोग ना करें। तो ये पाइल्स के लिए आपको जो उपाय बताया मैं, उसको अपने जीवन में उतारें और पाइल्स से मुक्ति पाएं। कपालभाति जो प्राणायाम है, झटके से सांसों छोड़ने की प्रक्रिया, इस कपालभाति को लगातार 5, 7, 10 मिनट तक करें। 10-10 मिनट के कम से कम 2 आवर्तन तो होने ही चाहिए, उससे कम कपालभाति नहीं जमेगी। कुछ रोग हैं तो कपालभाति को 20, 25, 30 मिनट तक करना पड़ेगा, 1 घंटा भी करना पड़ेगा, तो तभी जाकर रोग मिटेंगे, तब तक नहीं। और पाइल्स का जो पूछा गया था, उसमें जो भगंदर होता है, जो होल भी हो जाता है, या पाइल्स में जो छोटे छोटे उसके मूल आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हो गया तो आयुर्वेद में क्षार सूत्र होते हैं। आयुर्वेद के अगर डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो क्षार सूत्र एक धागा होता है क्षार युक्त, और उसमें वो लगाया जाता है तो उसको मूल निकल जाती है या होल्स बंद हो जाता है। तो उस चीज़ को भी हम बहुत ज़्यादा अगर प्रमाण है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम हम सभी आयुर्वेद या अपनी घरगुती उपाय, जिसको भी हम आयुर्वेदिक कहेंगे, ऐसे उपायों से ही मैक्सिमम अच्छे होना चाहिए, जो नेचुरल हैं, जो निसर्ग से जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है। ये केमिकल्स बहुत डेंजर होते हैं और शरीर को कमज़ोर बनाती हैं। हाई एंटीबायोटिक्स शरीर को कमज़ोर बनाते हैं और शरीर के कई पार्ट्स को डैमेज भी करते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद अपनाया जाए। और भाग्य से हमें पतंजलि के जो सर्वे सर्वा हैं, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, ये बहुत बहुत पुण्य का और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। योग को और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का एक श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। तो इस श्रेष्ठ काम को हम भी बढ़ावा दें और उसे ही अपनाएं, तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा। हमारा शरीर अच्छा है, फिट है, तो हम अपने जीवन में खुश या आनंदित रह सकते हैं। डाइजेशन के प्रॉब्लम या बद्धकोष्ठता के जो भी विकार होते हैं, जैसे जैसे भी हमारा खान पान होता है, उस तरीके से ये सब चीज़ें निर्माण होती है। कपालभाति आप करते रहिए। हमारे रंगराव जी का एक सवाल है, कपालभाति से अगर आप उब चुके हैं तो एक एक नासिका की कपालभाति कर लो। इस कपालभाति को भी कर लो। तो महाशंख प्रक्षालन नाम की जो विधि है योग में,
शंख प्रक्षालन और उसके आगे की स्टेज महाशंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन सर्वसाधारण 15 दिन या 1 महीने में एक बार करना चाहिए। अब जिनको बद्धकोष्ठता है, जिनको पेट के प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोग हफ्ते में एक बार लघु शंख प्रक्षालन करना चाहिए। और महाशंख प्रक्षालन साल में 3 बार, जब जब भी सीजन बदलता है तब तब ये विधि कर लेनी चाहिए। हर 4 महीने को महाशंख प्रक्षालन करनी चाहिए। तो ये लघु शंख प्रक्षालन, महाशंख प्रक्षालन क्या है, तो इसके बारे में भी हम सविस्तर, जो तो हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो लघु शंख प्रक्षालन, महाशंख प्रक्षालन पेट साफ करने के लिए क्या प्रक्रिया है और उसमें कौन से आसन किए जाते हैं। हो सकता है उन आसनों के स्टेज हम आपको बता दें कि जो 4 आसन कर कर बार बार पानी पीकर फिर से वापस रिपीट 4 आसन कर कर पेट को पूरा शुद्ध किया जाता है। पेट में से शुरुआत में गंदगी निकलती है। संदीप जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। और उसके बाद सिर्फ पानी निकलना लगता है, तो पेट को पूरी तरीके से धो दिया जाता है। लघु शंख प्रक्षालन में, महाशंख प्रक्षालन में पेट को धोया जाता है। लघु शंख प्रक्षालन में कम पानी से, महाशंख प्रक्षालन में ज़्यादा पानी से और पूरा धोया जाता है। तो इस विधि को हम कल विस्तृत देखेंगे भी, सुनेंगे भी कि महाशंख प्रक्षालन साल में 3 बार सर्वसाधारण करने चाहिए, जिससे पेट हमारा साफ हो और पाइल्स की जैसी वगैरह बीमारियां निर्माण न हो। और लघु शंख प्रक्षालन में भी सेम आसन होते हैं, लेकिन उसमें पानी या खाने की जो प्रक्रियाएं थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये दोनों चीज़ों को हम विस्तृत तौर पर कल देखेंगे ज़रूर। तो आप थोड़ी सी एक एक नासिका की कपालभाति कर लो। तो ये कपालभाति भी आपकी 100 150 बार हो जानी चाहिए। दोनों नासिका की भी हो, एक एक नासिका की हो। उसके बाद बाह्य प्राणायाम हो, पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ें, थोड़ी देर रुके रहें बाह्य प्राणायाम में। पेट साफ करने के लिए, पेट के प्रॉब्लम के लिए बाह्य प्राणायाम भी बहुत महत्व रखता है, ध्यान में रखो। बाह्य प्राणायाम, मंडूकासन, पेट पे जो जो प्रेशर आ रहा है, ये भी आसन बहुत महत्व रखते हैं। दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना होता है। बाह्य प्राणायाम के बाद में, अब ये समर सीजन चल रहा है, गर्मी चल रही है, शीतकारी करें। दांतों के सान में से हवा लेनी है और नासिका से छोड़नी है। दांतों के सान में से हवा लेनी है और नासिका से छोड़नी है। दूसरे प्रकार में जिससे ठंडा हवा निर्माण होता है, शरीर में ठंडा हवा निर्माण होता है, शीतली और शीतकारी से। भरत थापा जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। गोवर्धन मुंडे जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। नीलकंठ मोरे जी, आपका स्वागत है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते रहो, उसके ठीक से अभ्यास करें। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम जब हम करते हैं तो अपनी अपनी क्षमता से करते हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ डिसीज़ है बाह्य प्राणायाम करते समय या कपालभाति समय करते समय, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा और थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। अब वो भगंदर हो, पाइल्स हो या बैक के प्रॉब्लम्स हो या कहीं स्वेलिंग है, तो उस समय कपालभाति करते समय या बाह्य प्राणायाम करते समय आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, किंतु कपालभाति आवश्यक है। धीमे धीमे उसका अभ्यास बढ़ाना ज़रूरी है, तभी जाकर वो पर्टिकुलर डिसीज़ कम होगा। जहाँ पर भी जो डिसीज़ है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ी है, इसीलिए वो डिसीज़ निर्माण हुआ है। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा हम अपने शरीर में किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो ऑक्सीजन की मात्रा हम अपने अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको मजबूत बनाकर बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर शुद्ध हवा है वहाँ पर डीप ब्रीथिंग करके ऑक्सीजन की क्षमता हमारी बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा हमारी अपने शरीर के अंदर बढ़ा सकते हैं हम। और कपड़े हम जो हैं कॉटन्स के पहन कर हमारी ऑक्सीजन की, क्योंकि ये जो बारीक बारीक जो रोम छिद्र होते हैं इसमें, इसको भी अगर हम पूरा ब्लॉक करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन नहीं खींच पाएगा। तो इसलिए कॉटन के कपड़े पहने जाए, साफ़ हवा में रहा जाए, एसी में ना रहें या कम से कम रहें। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ाते हैं तो पर्टिकुलर वहाँ का डिसीज़ कम होगा। तो इसलिए पाइल्स है तब भी बाह्य प्राणायाम आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में जब अश्विनी मुद्रा करते हैं तो और भी थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है आपको, जिनको तकलीफ है ऐसे लोगों को पाइल्स की, किंतु वो अश्विनी मुद्रा आपको करना ही पड़ेगा। और सुबह सुबह जब बहुत अगर आपका लैट्रिन को गए बहुत कड़क होता है तो उस समय थोड़ा सा उंगली को लगाकर एरंडी का तेल वहाँ उस जगह पर आपको लगाना पड़ेगा। मूलाधार को हमको एरंडी का तेल भी लगाना पड़ेगा। लगाते समय थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। तो कांटा चुभने के बाद उसको निकालने के लिए जो थोड़ी सी तकलीफ होती है वो सहना ही पड़ता है, तभी जाकर कांटा निकलता है। तो इसलिए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास आप लोग छोड़ नहीं सकते, कपालभाति का अभ्यास आप छोड़ नहीं सकते। बाह्य प्राणायाम सिर्फ जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, हार्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो ऐसे लोग बाह्य प्राणायाम करते समय बहुत ज़्यादा देर तक सांस को रोके नहीं। बाकी के सभी लोगों, या प्रेग्नेंट बहन है हमारी, ऐसे लोग, उन लोगों को इस चीज़ को ना या फिर उस लेवल पे धीमे धीमे या कम करना पड़ता है, किंतु कपालभाति बाह्य प्राणायाम आपको करना ही पड़ेगा। तो चलते चलते आखिरी में थोड़ा सा वापस से अनुलोम विलोम का अभ्यास। पेट साफ नहीं रहने की मुख्य वजह होती है बेकरी के आइटम या मैदे के आइटम बहुत ज़्यादा खाना, ठंडा पानी पीना हमेशा। हम खाने के बाद में पेट के अंदर जो ज्वाला निर्माण होती है, जो अग्नि निर्माण होती है, जो हमारे अन्नों को पचाती है, उस ज्वाला को हम पानी डालकर, खाने के तुरंत बाद भी पानी पीना नहीं होता है। खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो ज्वाला मंद हो जाती है, पचाने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। तो इसलिए खाने के कम से कम पौन से 1 घंटे के बाद में पानी पीना चाहिए। खाते समय बिल्कुल ना पिए, या फिर खाते समय आपको पानी की ज़रूरत ही ऐसी महसूस होती है तो कोई भी जूस पीजिए, कोई भी लिक्विड, या हम बटर मिल्क ले सकते हैं, ताक यानी छाछ ले सकते हैं, किंतु पानी का इस्तेमाल खाते समय ना करें। दिन भर में करिए, और उसमें भी अगर हम गुनगुना और गर्म पानी अगर पीते हैं तो पेट हमेशा साफ रहेगा, टॉक्सिन्स हमेशा निकलते रहेंगे। सादे पानी से अच्छा है कि आप गुनगुना या गर्म पानी पिए हमेशा, कि जिससे पेट भी साफ रहे, एकदम फ्रेश रहे और टॉक्सिन्स भी निकलते रहे। तो ये पानी का इस्तेमाल भी बहुत महत्व है पेट साफ करने की प्रक्रिया में। तो इसलिए कोई एक चीज़ नहीं होती है, ऐसा पूरा बंच होता है। किसी डॉक्टर के भी पास जाते हैं, जब आप डिसीज़ बोलता है तो 5, 7, 10 गोलियाँ एक में को पूरक जो होती है वो लिख कर देता है। तो ऐसे ही कोई डिसीज़ कम करने के लिए पर्टिकुलर एक ही प्राणायाम काम करेगा, पर्टिकुलर एक ही आसन काम करेगा, ऐसे नहीं। उसको कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, कई प्रकार के आसन होते हैं,
उसके साथ में हमारा फूड, उसके साथ हमारा आचरण कि कितने बजे सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, ठीक से नींद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक से नींद भी बार बार नहीं आ रही है तो भी पाचन तंत्र आपका बिगड़ जाता है। फिर बहुत सालों तक अगर पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ रहा है तो फिर पाइल्स होगा, बगंदर होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, फिटनेस रखने के लिए फूड भी व्यवस्थित हो और जितना आवश्यक है उतना ही हो। हमारे शरीर को जो सूट करता है वही खाया जाए, जो सूट नहीं करता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या बहुत कम अपवाद के रूप में खाना चाहिए। तो चलो चलते सत्र की समाप्ति को और भ्रामरी उद्वेग। इन्हीं तरंगों को, इन्हीं वाइब्रेशंस को उठने दो, इसमें डूब जाओ। ये वॉइस थेरेपी हमारे मस्तिष्क को शांत कर देती है, एकाग्रता, आत्मविश्वास बढ़ाती है। जो बेचैन हैं, जो जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, ऐसे लोग ये भ्रामरी उद्वेग का अभ्यास ज़्यादा करें। भ्रामरी उद्वेग का अभ्यास करें, ध्यान करें, बेचैनी मिटने के लिए, बीपी के रोग हटने के लिए, तान तनाव से मुक्ति पाने के लिए भ्रामरी और उद्वेग, वॉइस थेरेपी, ये तरंगें, ये कंपनें हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को शांत कर देती है, मन को शांत कर देती है। मन में भाव कि मेरे देश की विशेषता, अनेकता में एकता, इस एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्ट पुष्ट होने के लिए मैं सदा सदा भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा, मेरे अंदर भी होगा और औरों को भी करने की मैं प्रेरणा दूंगा। मेरी माँ भारती एक है, नेक है तो उन्नति की ओर बढ़ेगी, प्रगति की ओर बढ़ेगी, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। आज के दिन का संकल्प मैं सकारात्मक और पॉजिटिव हर क्षण का, हर पल का, हर घंटे का सदुपयोग करूँगा, लगातार पुरुषार्थ करूँगा, मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा और लगातार करूँगा, सातत्य से करूँगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ इस सत्र की हम समाप्ति करते हैं। वापस हम कल मिलेंगे। शंख प्रक्षालन और महाशंख प्रक्षालन, पेट साफ करने की प्रक्रिया के आसनों के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।